बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारा चैप्टर है तारीख़ पाकिस्तान और तदरीसी मकासद में हम जिस पॉइंट पर हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है 14, 15 एंड 16। मीन आज हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। और अब हम इसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले पॉइंट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 14, मुशर्रफ के दौरे हुकूमत के दौरान निजकारी यानी कि प्राइवेट करना और सनतों के क़याम से मुतल्लिक बयान कर सकेंगे। नंबर 15, निजकारी के असरात को देखेंगे। नंबर 16, पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ और शौकत अज़ीज़ की मुतारिफ़ करदा इक़्तिसादी असलाहात यानी कि इकनॉमिक रिफॉर्म्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट हम देखेंगे कि परवेज़ मुशर्रफ ने जो अदारे थे उन्हें प्राइवेट किया गया और सनतों की क़याम कैसे किया गया। 15, प्राइवेट करने के असरात क्या हुए। 16, पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ और शौकत अज़ीज़ की मुतारिफ़ करदा इकनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हैं। ठीक है, अब हम इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जी, मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में निजकारी और सनतों का क़याम। जनरल परवेज़ मुशर्रफ से पहले भी बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ ने निजकारी भी की और सनतों का क़याम भी किया। उसका मकसद जो था वो गुर्बत का ख़ात्मा था और बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी थी। सेम उसी तरह मुशर्रफ और शौकत अज़ीज़ के दौरे हुकूमत में निजकारी को गैर मुल्की कर्ज़ों की अदायगी और समाजी बहबूद पर खर्च किया गया। सेम वही मकासद हैं इनके भी। और इसमें निजकारी क्या क्या की गई, कौन कौन से अदारों को इन्होंने प्राइवेट किया, उसको देख लेते हैं। दिसंबर 2004 में हबीब बैंक को सिर्फ 22 बिलियन रुपयों में, जबकि यूनाइटेड बैंक लिमिटेड को सिर्फ 13 बिलियन रुपयों में बेच दिया गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। दिसंबर 2004 में हबीब बैंक को सिर्फ 22 बिलियन रुपयों में, जबकि यूनाइटेड बैंक लिमिटेड को सिर्फ 13 बिलियन रुपयों में बेच दिया गया। ये अगर आप बोर्ड के पेपर्स उठाएं, अगर 5 पेपर उठाते हैं तो 4 पेपर्स में ये क्वेश्चन लाजमी होता है। ठीक है, निजकारी कमीशन ने PTCL के 26% हस्सस यानी कि शेयर्स दुबई की एक कंपनी इत्सलात के हाथों फ़रोख्त कर दिए। ठीक है, मीरपुर मैथिलों की पाक अर्ब फर्टिलाइज़र्स को सिर्फ 8 बिलियन रुपयों के इवज़ फ़रोख्त कर दिया गया। मुल्तान की पाक अर्ब फर्टिलाइज़र को 13 बिलियन रुपयों में बेच दिया गया। सबसे बड़ी सरकारी फैक्ट्री पाक अमेरिकन फर्टिलाइज़र को सिर्फ 16 बिलियन रुपयों में बेच दिया गया। मुशर्रफ शौकत अज़ीज़ दौरे हुकूमत ने निजकारी से $2.5 बिलियन सिर्फ 1 साल के अरसा में कमाए। ठीक है, अब है नई सनतों का क़याम। अब नई सनतें कौन कौन सी हुई। अब जो पॉइंट है उसमें हमने जो ये पैराग्राफ है हमारा, उसमें हमने देखा निजकारी क्या की गई यानी कि प्राइवेट क्या किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट है सनतों का क़याम। अब हम जब देखेंगे वो है सनतों का क़याम। मुशर्रफ दौरे हुकूमत मुल्क में कई नई सनतें भी कायम की गई, जिनमें वो कौन कौन सी थी। मोटर गाड़ियों की तैयारी की सनत, मोटरसाइकिल बनाने की सनत, चीनी बनाने की सनत, केमिकल की सनत, बुनियादी ज़रूरियात का सामान बनाने की सनत, सामान बराए बिजली की सनतें, सीमेंट की सनत और फुलाद साजी की सनत, ये काबिल ज़िक्र है। ठीक है, अब हम देखेंगे निजकारी के असरात क्या हुए। मस्बत और मनफी दोनों देखेंगे। मस्बत असरात, निजकारी से हुकूमत की आमदनी में इजाफा हुआ। ज़ाहिरी बात है, जब उन्होंने उनको सेल आउट किया तो उसकी आमदनी उनके पास आई। नंबर 2, हुकूमत पर अदारों को चलाने का बोझ कम या ख़त्म हो जाता है। जी बिल्कुल, जब प्राइवेट हो जाती हैं तो वहाँ पर ना तो उनको इनकम होगी, ना किसी को उन्होंने सैलरीज देनी होंगी, ना किसी किस्म के और अखराजात होंगे, ना मशीनरी की तोड़ फोड़ की, ना मशीनरी लेने के, ना देने के, किसी किस्म के कोई अखराजात नहीं होंगे। थर्ड है निजी शोबे की सफाई होती है, मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा होता है। एंड लास्ट, कारखानों में बेहतरीन अशिया बनती हैं और मुलाजमीन के काम करने की इक़्तिदार में इजाफा होता है। वो इसलिए होता है कि चेक एंड बैलेंस डायरेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, और मनफी असरात नेगेटिव इम्पैक्ट्स कौन कौन से हैं। नंबर 1, निजकारी से बेरोज़गारी में इजाफा होता है। मुलाजमीन अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि जब कोई भी अदारा जो है जब वो गवर्नमेंट के अंडर होता है तो गवर्नमेंट के अपने वहाँ पर बंदे काम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उसको प्राइवेट करेंगे तो उस टाइम जो ऑनर होगा उसकी मर्ज़ी होगी, उनमें से किसी को वो अपॉइंट दोबारा करता है या उनको फारिग करके अपनी और अपॉइंटमेंट्स करता है। ये उनकी अपनी मर्ज़ी होती है।
इससे मुल्की सरमाया में कमी और ज़ाती सरमाया में इजाफा होता है, क्योंकि एक दफ़ा तो सेल आउट करने से मुनाफा हो गया, उनके पास सरमायाकारी आ गई, उनके पास पैसा आ गया, लेकिन नेक्स्ट उन्हें किसी किस्म का फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ज़ाती सरमायाकारी में इजाफा हो जाता है, ज़ाती सरमाए में। नंबर 3, इससे अशिया की कीमतों में इजाफा होता है, क्योंकि जिस टाइम लास्ट मैंने जो लेक्चर लिया था जिसमें बिजनेस टर्म्स को डिस्कस किया, तो मैंने कहा था कि जब चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं तो अशिया की कीमतों का कंट्रोल रहता है। जब चीज़ें ज़्यादा प्राइवेट हो जाती हैं तो गवर्नमेंट कीमतों का कंट्रोल नहीं कर पाती। निजकारी से बाकी रह जाने वाले मुलाज़मीन में अदम एतमादी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होता है। अदम एतमादी मीन बेचैनी का एहसास पैदा होता है, अदम तहफ़्फ़ुज़ यानी कि सिक्योर फील नहीं करते वो अपने मुल्क में रहते हुए। नेक्स्ट है परवेज़ मुशर्रफ और शौकत अज़ीज़ की मुतारिफ़ करदा इक़्तिसादी इस्लाहात यानी कि इकनॉमिक रिफॉर्म्स। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इजाफ़ा और नई सनतों का क़याम। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ये होती है किसी भी मुल्क में उसके अंदर के हालात में रहते हुए, अंदर के असासे यूज़ करते हुए वो कितनी प्रोडक्शन देती है, कितनी सरमायाकारी होती है, कितना मुनाफा होता है, वो सब GDP में आता है। ठीक है, अगर हम 2 ईयर्स का मौसना किया जाए कि इस साल में, जैसे अगर हम करें 2018 में कितनी GDP थी पाकिस्तान की और 2019 में कितनी GDP थी, 2018 के मुकाबले में 2019 में ज़्यादा शो हो जाएगी। वो इसलिए ज़्यादा शो हो जाती है क्योंकि एवरी ईयर हमारी कीमतों में, चीज़ों में और महंगाई में इजाफा होता है और अफरात ज़र में इजाफा होता है। जैसा कि बिज़नेस टर्म्स वाले जो हमने लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको बताया था अफरात ज़र में इजाफा की वजह से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा शो होगी। लेकिन हमने निकालनी होती है रियल GDP यानी कि असल में कितनी हुई, वो तब निकाली जाती है जब हम अफरात ज़र की शरह को उसमें से निकाल देते हैं। ठीक है, हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन 2018 की निकाली और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमने 2019 की निकाली, 2019 की निकाल ली, फिर हम उसमें से अफरात ज़र निकालेंगे 18 के मुकाबले में 19 में कितना अफरात ज़र हुआ। अगर वो हम उसकी परसेंटेज निकाल देते हैं तो हमारे पास रियल GDP आ जाएगी कि हकीकत में इकनॉमिक्स में कितनी तब्दीली आई। ठीक है, इसमें 7% का इजाफा हुआ था और इक़्तिसादी पॉलिसियाँ बनाई और मुल्क में नई सनतें कायम की। ठीक है, नंबर 2 सरमायाकारी की तरगीब। बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी थी उनको तरगीब दी कि वो अपने मुल्क में सरमायाकारी करें ताकि मुल्क की तरक्की की रफ्तार तेज़ हो सके। उन्होंने गैर मुल्की सरमायाकारों की भी हौसला अफजाई की कि वो मुल्क में सरमायाकारी करें। इस तरह सरमायाकारी में 22% इजाफा हुआ। ज़ाहिर बात है जब सरमायाकारी बेशक निजी इदारे ही कर रहे हैं, लेकिन जब आवाम के पास पैसा आएगा, आवाम की हालत बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की हालत बेहतर होगी। नंबर 3 मुल्की खसारे में कमी। परवेज़ मुशर्रफ और शौकत अज़ीज़ दौर से पहले मुल्की खसारा 7% था, जो कि इन्होंने कम करके 4.5 पर ले आए और गुर्बत की जो परसेंटेज थी वो 32% थी और वो 32% से कम करके 20% पर लेकर गए और ये बहुत मस्बत इक़दामात हैं उनके हवाले से। नंबर 4 तवानाई का हसूल। बिजली की मुसलसल फरावानी और तवानाई के हसूल के लिए हाइड्रोल पावर पैदावार और थर्मल प्लांट्स को गैस और कोयले के प्लांट्स में तब्दील करने का मंसूबा बनाया गया। जी, यहाँ पर हमारा ये पॉइंट एंड हो जाता है और परवेज़ मुशर्रफ का दौर की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो हमारी इसमें बताई गई हैं कि उन्होंने GDP में 7% इजाफा किया उन्होंने और मुल्की खसारे में को 7% से कम करके 4.5 पर लेकर आए। गुर्बत का जो खत था हमारा, उसकी जो कीट थी वो 32% से कम होकर 20% पर लेकर गए और ये बहुत अहम कदम है उनका और इन सारी कैलकुलेशन को आपको याद भी रखना चाहिए और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और इंशाल्लाह ये आपको समझ भी आ गया होगा। और ये मुश्किल जो सवालात हैं इसकी पिक्चर्स जो हैं वो मैं अपलोड कर देती हूँ साथ इसी लेक्चर के, वहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।